हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज आप लोगों के सामने आया हूं चैप्टर नंबर 12 के रिवीजन के लिए। तो चलिए आप और मैं मिलके रिवाइज करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 12 को। काफ़ी आसान सा चैप्टर है। 3 से 4 पोटेंशियल टॉपिक्स है जहां पर एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है। और आप मान के चलिए कि इस चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में दस्तक देता हुआ जरूर मिलेगा ही से। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12, दैट इज कंप्लायंस ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ। 3, 2, 1 एंड हियर वी गो। चल, नाम क्या है चैप्टर का? सर, चैप्टर का नाम है कंप्लायंस ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एंटिटी। जब एक एंटिटी को स्टैब्लिश करते हैं तो उस समय कौन कौन से इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ हैं जो एक एंटिटी के ऊपर, एक इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है, मतलब जितनी तरह की इंडस्ट्री होती है उनके ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक क्या है? सेक्शन 8 कंपनी। हालांकि चैप्टर के नाम से ये टॉपिक रिलेट नहीं करता है, बट स्टिल दिस इज अ गुड टॉपिक। देखो इसके अंदर कवरेज किस बात की है। पहले तो उन्होंने बताया कि सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या। तो अरे भाई, ये तो हमको पता है। सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या? एक ऐसी नॉन प्रॉफिट कंपनी जिसका एम क्या होता है? प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लाइक कॉमर्स, एजुकेशन, साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स, रिलीजियन, लिटरेचर, सब कुछ क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव का प्रमोशन अगर आपका काम है तो हम आपको क्या बोलेंगे कि एक सेक्शन 8 कंपनी। साथ ही साथ दो बातों पे और ध्यान दिया जाता है कि आप जितना भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देंगे फर्दर अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। एंड सेकंड थिंग इज, कोई भी डिविडेंड का पेमेंट आप नहीं करेंगे। जितना भी पैसा कमाएंगे उतना पूरा पैसा जो है वो आप वापस से अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर देंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए, मैंने इस पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। आप भी इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट मानते हुए पढ़िए। क्या दिया हुआ है? एग्जम्पशंस ग्रांटेड टू सेक्शन 8 कंपनी। एक सेक्शन 8 कंपनी को क्या क्या एग्जम्पशन मिलते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। सबसे पहले बात करें एग्जम्पशन, तो एग्जम्पशन का मतलब होता है छूट। क्या क्या फायदे जो नॉर्मल कंपनी को एक काम करना पड़ेगा आपको नहीं करना पड़ेगा, ऐसे इसको क्या हम क्या बोलते हैं? एग्जम्पशन। तो एक सेक्शन 8 कंपनी को एग्जम्पशंस कौन कौन से मिले हुए हैं? सर, सेक्शन 8 कंपनी को एग्जम्पशन क्यों मिलेंगे? क्योंकि देखो सेक्शन 8 कंपनी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, लोगों की भलाई के लिए कंपनी बनाई जाती है। तो गवर्नमेंट भी क्या बोलती है कि हम आपके ऊपर ज्यादा कंप्लायंस का बर्डन नहीं डालेंगे और हम आपके लिए कुछ रिलैक्सेशन जो है वो लेकर के आएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम आपको कुछ एग्जम्पशन देंगे अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी है तो सर क्या एग्जम्पशन देंगे? एग्जम्पशन देंगे कंप्लायंसेस विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट 2013। पहला क्या बोला कि देखो भाई, सेक्शन 8 कंपनी, तुम जो है वो अपनी जनरल मीटिंग सिर्फ 14 डेज के नोटिस पे कॉल कर सकते हो, जबकि जो दूसरी कंपनीज है ना उन्हें 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है। हम तुम्हारे केस में क्या बोल रहे हैं, थोड़े से लीनियंट हो रहे हैं और हम तुम्हें बोलते हैं कि जाओ तुम 14 दिन का नोटिस भी दे दोगे तो भी एजीएम कॉल कर सकते हो, जबकि नॉर्मल कंपनीज को कम से कम 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है। ठीक है। सेकंड, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर कंपनी जब अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करती है तो जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो मेंबर्स को सेंड करती है, तो वो अपने मेंबर्स को कम से कम 21 डेज पहले सेंड करना चाहिए। पर सेक्शन 8 कंपनी, जाओ हम तुम्हें राहत देते हैं, वहां भी हम तुम्हें 14 डेज बोलते हैं कि तुम 14 दिन पहले भी भेज दोगे तो भी हम मान लेंगे कि तुमने इस प्रोविजन का कंप्लायंस कर लिया है। ठीक है। फोर्थ है डायरेक्टर्स। वैसे तो हमने क्या पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि एक कंपनी के अंदर 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अगर किसी कंपनी को 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं तो ऐसे केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हाँ, पर क्योंकि तुम एक सेक्शन 8 कंपनी हो, तुम 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर लेना बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के, हम तुम्हें ये फायदा देते हैं। ठीक है। फिर आया नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वैसे तो सेक्शन नंबर 149 में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो आप फॉलो करते हैं, वो कंप्लायंस में आप लिमिट के अंदर आ जाते हैं, तो आपको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। बट क्योंकि आप एक सेक्शन 8 कंपनी है, आप लोगों की भलाई का काम करते हैं, इसके लिए हम आपको बोलते हैं कि आप कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट मत करो, हमें कोई समस्या नहीं है। वापस से बोलता हूं क्या पॉइंट है। वैसे तो सेक्शन 149 के हिसाब से कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है, पर क्योंकि आप एक सेक्शन 8 कंपनी है तो हम आपको बोलते हैं कि आप सेक्शन 8 कंपनी है
तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं भी करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल कंपनीज को एक साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करनी होती है, पर ए सेक्शन 8 कंपनी हम तुम्हें बोलते हैं कि तुम सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग भी करोगे तो भी हम मान लेंगे कि तुमने एक्ट का कंप्लायंस कर लिया है। नॉर्मल कंपनी को कितनी? 4, सेक्शन 8 कंपनी को कितनी? 2। बस ध्यान रहे उन दोनों बोर्ड मीटिंग के बीच में कम से कम 90 डेज का गैप होना चाहिए। दोनों मीटिंग्स के बीच में कम से कम 90 डेज का जो गैप है वो फॉलो होना चाहिए, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 178 कंपनी लॉ का जब पार्ट बी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ कंपनीज को सेक्शन नंबर 178 के हिसाब से नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी बनाने की जरूरत है। पर हे सेक्शन 8 कंपनी, हम तुम्हें नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आजाद करते हैं। जो 178 में नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी बनती है वो अब तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। नॉट मैंडेटरी टू कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन कमेटी अंडर सेक्शन 178। नेक्स्ट क्या है कि सेक्शन 8 कंपनी तुम्हें कभी भी कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो हमने क्या पढ़ा है कि कंपनीज को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी है अगर वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देते हैं तो। पर हे सेक्शन 8 कंपनी, तुम उस लिमिट को पार कर भी दोगी तो भी तुम्हें सेक्शन 8 कंपनी होते हुए एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने की जिम्मेदारी नहीं है। फिर एक पॉइंट हमने छोड़ा था मिनट्स ऑफ मीटिंग, कि जो सेक्शन 8 कंपनी है वो 30 डेज के अंदर अंदर अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो रिकॉर्ड करेगी बाय कंफर्मेशन बाय सर्कुलेशन, ठीक है। एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ दैट इज एप्लीकेबल टू एन एंटिटी, ठीक है। इसके अंदर हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी। तो पहले हमने पढ़ा कि सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि एक सेक्शन 8 कंपनी, कंपनी मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, तो एक सेक्शन 8 कंपनी को क्या फायदे हैं जो गवर्नमेंट देती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। तो पहला हमने क्या बोला कि भाई जनरल मीटिंग का नोटिस 14 डेज पहले दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 14 डेज पहले भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि नॉर्मल क्या होता है 21 डेज, ठीक है। मिनट्स ऑफ मीटिंग 30 डेज में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। फिर बोला डायरेक्टर 15 से ज्यादा अपॉइंट कर लेना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए बिना, ठीक है। फिर बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हमने बोला कि नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 4 की जगह सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग भी करोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हमने पढ़ा कि आपको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था इसके अंदर कि क्या पैरामीटर्स होते हैं एक बिजनेस स्ट्रक्चर को डिसाइड करते वक्त। यहां से आपको आपके पुराने दिन याद आने चाहिए जब हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या था? सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे आप डिसाइड करेंगे कि ओपीसी बनाएं, प्राइवेट लिमिटेड बनाएं, पब्लिक लिमिटेड बनाएं, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाएं, पार्टनरशिप बनाएं, एलएलपी बनाएं। और फिर हमने पढ़े थे 16 फैक्टर्स, जिन 16 फैक्टर्स की मदद से हमने पता किया था कि कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल सही, बराबर बोल रहे हैं आप, ठीक। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि वही 16 बातों को इन्होंने घुमा फिरा के वापस से लिख दिया है कि बिजनेस स्ट्रक्चर डिसाइड करते वक्त ध्यान रखना कि आपको कितना कंट्रोल चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में 100% कंट्रोल होता है। कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा कैपिटल चाहिए हो तो कंपनी बनाना। लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड, कंपनी में लिमिटेड, तो इसका भी ध्यान रखना। टैक्स ऑब्लिगेशन कि टैक्सेस आपके बिजनेस को कैसे अफेक्ट करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो इनकम है वो प्रोप्राइटर की पर्सनल इनकम में मर्ज हो जाती है, पर जो दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें अलग से टैक्स रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर लाइसेंस, परमिट एंड रेगुलेशन, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओगे तो कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, पार्टनरशिप बनाओगे तो कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, कंपनी बनाओगे तो कौन से लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर, कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर ऐसा है जिसको जो इन्वेस्टर्स हैं वो आसानी से लोन दे देते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि हम चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी इसको काफी डिटेल में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है सर। फिर आया था नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन इंडिया, कि कंपनी कैसे बनाई जाती है इंडिया के अंदर। तो सर ये इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अरे भाई इतनी जल्दी इसलिए खत्म हो गया है
क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं कि कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है। सबसे पहले आप डिन नंबर के लिए अप्लाई करेंगे, फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, फिर कंपनी जो है वो नेम के लिए अप्रूवल डालेगी, स्पाइस प्लस पार्ट ए नाम का एक फॉर्म भरेगी, फिर कंपनी अपने चार्टर डॉक्यूमेंट्स मतलब फाउंडेशन डॉक्यूमेंट दैट इज मेमोरेंडम और आर्टिकल भरेगी पार्ट बी के अंदर। कौन सा फॉर्म था सर? स्पाइस प्लस नाम का एक फॉर्म है जिसका पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। पार्ट ए जो होता है वो नेम रिजर्वेशन के लिए होता है, और जो पार्ट बी होता है वो किस चीज के लिए होता है? एक बार नेम अप्रूव हो जाए तो फिर आप जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके अंदर सबमिट करते हैं, जैसे कि ई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर याद नहीं आ रहा है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे की जाती है तो जाइए और मेरे चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन वीडियो देखिए, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि एक कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके पास आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बिजनेस लाइसेंसेस इन इंडिया। अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है तो कौन कौन से लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है? तो पहला आया 10 का फुल फॉर्म क्या है? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। टैक्स का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है। दूसरा ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। थर्ड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF। GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उद्यम रजिस्ट्रेशन जो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ के आए हैं, दैट इज MSME नाम का जो हमारा चैप्टर था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, IEC। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। एंड द लास्ट वन इज फैक्ट्री लाइसेंस। सर ये आपने से फटाफट से खत्म कर दिए? हाँ, फटाफट से खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि इनका जितना डिटेल में डिस्कशन हमने चैप्टर नंबर 13 में किया है उसके तो क्या ही कहना। हम लोगों ने पूरे एक एक दिन लगाए थे एक एक रजिस्ट्रेशन, एक एक लाइसेंसेस को पढ़ने के लिए। फिर भी आप बोल रहे हैं तो मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूं। 10 का मतलब क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एंड अकाउंट नंबर। जिन जिन लोगों को टैक्स डिडक्ट करने की, TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करने की, TDS डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें 10 नंबर लेना पड़ता है। 10 नंबर कौन देता है सर? 10 नंबर देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है। फॉर्म नंबर 49B करके एक फॉर्म होता है सर, याद आ जाना चाहिए, नहीं आए तो चैप्टर नंबर 13 में एक बार जाकर के देख लीजिए। ठीक है। सेकंड है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। गवर्नमेंट की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसके अंदर जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उन्हें कवर करने की कोशिश की जाती है। अगर आपकी कंपनी में 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो ऐसे केस में ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। जिन भी एम्प्लॉयज की सैलरी अप टू ₹21,000 है वो ESI में कवर हो जाते हैं। एम्प्लॉय 0.75% देता है और एम्प्लॉयर 3.25% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और टोटल 4% का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया जाता है। किस नाम में? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के केस में। याद आना चाहिए आपको, ये बातें बोल रहा हूं जब मैं तो। थर्ड है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF। ये भी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने किया ध्यान में रखते हुए है कि एक बार अगर आदमी रिटायर हो जाता है तो उसकी फाइनेंशियल नीड्स कैसे फुलफिल होगी, क्योंकि उस समय तो वो काम नहीं कर रहा होगा। मान लीजिए 60-70 साल की उम्र में आपने रिटायरमेंट लिया तो उस समय तो आपका शरीर काम नहीं देगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या बोला? एक स्कीम लाए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप, ये भी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ पर मंथ डिडक्शन किया जाएगा, उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर मिलाएगा और फिर ये अमाउंट सेविंग की जाएगी आपके लिए, ताकि जब आप रिटायर हो तो ये पैसे आपको उस समय पे मिल जाए। ठीक। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन का रेट है वो 12% रहता है। 12% एम्प्लॉय करता है और 12% एम्प्लॉयर करता है। ठीक है। ये कब अप्लीकेबल हो जाता है? जब आपकी कंपनी में 20 और मोर, 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं तो ऐसे केस में EPF एप्लीकेबल हो जाता है। फिर आया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज GST। सर GST मतलब क्या? GST मतलब एक टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। किस एक्ट से गवर्न होता है? CGST एक्ट 2017 से GST जो है वो गवर्न होता है। ठीक है। फिर हमने बोला था कि क्या GST कब अप्लीकेबल हो जाएगा? देखो GST की लिमिट हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ऐसे केस में लिमिट 40 लाख रुपीस है। 40 लाख क्या है? ये 40 लाख है, 40 लाख का टर्नओवर। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है तो ऐसे केस में, हम मैन्युफैक्चरिंग के केस में, तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो ऐसे केस में लिमिट कितनी है सर? ऐसे केस में लिमिट है 20 लाख रुपीस। ध्यान रखिएगा, ये 40 की लिमिट 20 हो जाएगी और 20 की लिमिट 10 हो जाएगी अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट की हम बात करेंगे तो। ठीक है सर, आया समझ में?
फिर हमने बोला उद्यम रजिस्ट्रेशन, देखिए ये हमने कम डिस्कस किया है, क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 13 में डिटेल डिस्कशन हम इसका ऑलरेडी करके आ चुके हैं। फिर आया उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि अगर आप अपने आप को एज एन एमएसएमई रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एमएसएमई में आपको एक बार फिर से बता दूं, एम मतलब माइक्रो, एस मतलब स्मॉल और एम मतलब मीडियम। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उनके रजिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं? उद्यम रजिस्ट्रेशन। पूरा चैप्टर नंबर 5 जो है वो एमएसएमई की ही बात करता है हमारे कोर्स में। ठीक, नेक्स्ट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अगर कोई एंटिटी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस में इंगेज है तो ऐसे केस में उससे पहले आईईसी दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा सर? डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से। ठीक, फिर आया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया में फूड बिजनेस कर रहे हैं तो फूड सेफ्टी को गवर्न करने के लिए एक एक्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। उस एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी है जिसका नाम क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या बोलती है कि अगर आप फूड से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो ऐसे केस में आपको यहाँ से लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। ये लाइसेंसेस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रजिस्ट्रेशन और एक होता है लाइसेंस। रजिस्ट्रेशन जब लेना पड़ता है जब आपका टर्नओवर अप टू ₹12 लाख हो, और लाइसेंस तब लेना पड़ता है जब, लाइसेंस भी दो तरह के होते हैं, एक स्टेट लाइसेंस होता है और एक सेंट्रल लाइसेंस। स्टेट लाइसेंस जब होता है जब आपका टर्नओवर 12 लाख से लेके तो 20 करोड़ रुपए तक का हो, और सेंट्रल लाइसेंस तब लेना पड़ता है जब आपका टर्नओवर कितना हो? 20 करोड़ रुपए से ज्यादा। ठीक है, फिर हमने बात करी फैक्ट्री लाइसेंस। अगर आप इंडिया में कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको फैक्ट्री लाइसेंस जो है वो लेना मैंडेटरी है। ठीक है, ये हो गई बात, हमने कम डिस्कशन किया क्योंकि चैप्टर नंबर 13 जो है उसके अंदर हम इसको ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। फिर आया लेबर लॉ। लेबर लॉ मतलब ऐसे लॉ जो वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे लॉ जो वर्कर के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि जो वर्कर्स हैं उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको देखें। सिक्योरिटी जो है वो एम्प्लॉयज़ को मिल रही है या नहीं मिल रही, वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपरली है या नहीं है, सेफ वर्किंग कंडीशंस जो है वो एम्प्लॉयज़ को मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक, हमारा जो इस SBILL का आखिरी का LL है वो लेबर लॉ ही है। 40 नंबर में हमें लेबर लॉ के बारे में ही डिस्कशन करना है। फिर आया नेक्स्ट टॉपिक कि जब एक कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटेरियल ऑडिट करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 204 किस बारे में बात करता है? कंपनी से 2013 का, कि सेक्रेटेरियल ऑडिट कैसे करना है और कब आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए एक कंपनी के ऊपर सेक्रेटेरियल ऑडिट एप्लीकेबल हो गया तो जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है जो सेक्रेटेरियल ऑडिट करेगा वो सेक्रेटेरियल ऑडिट किस तरीके से करेगा और कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि इस कंपनी के ऊपर जो लॉ अप्लीकेबल हो रहा है वो जनरल है या स्पेसिफिक। देखिए लॉ दो तरह के होते हैं, एक जनरल होता है और एक होता है स्पेसिफिक। अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी से 2013 है, वो आपके लिए कैसा है? इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। वैसे ही क्या है सेबी, अगर आप एक सिक्योरिटी में डील करने वाली कंपनी है तो ऐसे केस में क्योंकि आप सिक्योरिटी इंडस्ट्री में है, शेयर एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री में है, तो ऐसे केस में क्या है? सेबी जो है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप कोई बैंक है तो ऐसे केस में आपके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो आपके उस पर इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर कुछ जनरल लॉस होते हैं, जैसे अगर लेबर है तो लेबर लॉ एप्लीकेबल हो जाएंगे, इन्वायरमेंट लॉ एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक, एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है? इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ। चैप्टर नंबर 12 का नाम है इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ अप्लीकेबल टू एन एंटिटी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर करते हैं तो एक इंडस्ट्री के ऊपर कौन कौन से लॉ हैं जो एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो हमने इसके अंदर पहला टॉपिक पढ़ा था सेक्शन 8 कंपनी। वहां पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया था आपको कि क्या क्या एग्जाम्पशन है जो एक सेक्शन 8 कंपनी को अवेलेबल होते हैं कंपनी से 2013 के अंदर। फिर हमने बात करी थी चैप्टर नंबर 1 की कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं बिजनेस स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए। फिर हमने बात करी थी चैप्टर नंबर 2 की कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट की जाती है। फिर हमने कुछ जनरल डिस्कशन किया चैप्टर नंबर 13 का, कौन कौन से लाइसेंसेस जो है वो एप्लीकेबल है। और लास्ट में हमने बात करी फिर अभी कि अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, ध्यान रखिएगा आप, ये भी एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल 100% चांसेस हैं कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए।
ठीक, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जब सेक्रेटेरियल ऑडिट करता है तो वो सेक्रेटेरियल ऑडिट उसे किस तरीके से करना है और कैसे उसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसे सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट मतलब डिफरेंशिएट, वो कैसे सेग्रीगेट करेगा कि कौन सा लॉ जनरल लॉ है और कौन सा लॉ इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ है। ठीक, दोनों को आपको सेग्रीगेट करना है और अकॉर्डिंगली ध्यान रखना है कि दोनों का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारे पास कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स हैं, फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा लॉ जनरल है और कौन सा लॉ इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। ठीक, पहला उन्होंने क्या बोला कि फाइनेंशियल पैरामीटर्स जैसे कि टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल, नेटवर्थ, बोरोविंग। आप जैसे आपकी नेटवर्थ डिटरमाइन करती है कि आपके ऊपर सीएसआर के प्रोविजन अप्लीकेबल है या नहीं है। आपका टर्नओवर डिटरमाइन करेगा कि आपके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अभी हमने पढ़ा जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके ऊपर अप्लीकेबल है या नहीं है। वैसे ही सेकंड क्या है, ज्योग्राफिक लोकेशन, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। जैसे मान लीजिए हमने क्या पढ़ा था चैप्टर नंबर 13 में कि जीएसटी जो है वो मल्टी स्टेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर आप कोई ऑफिस इंदौर में है तो इंदौर में अलग से रजिस्ट्रेशन लो, अगर मुंबई में कोई है तो मुंबई में अलग से रजिस्ट्रेशन लो, अगर दिल्ली में कोई ऑफिस है तो दिल्ली में अलग से रजिस्ट्रेशन लो। मल्टी स्टेट तो आपके ऑफिस कितनी जगह है, आपकी यूनिट कितनी जगह है, उससे भी फर्क पड़ता है आपको कितनी जगह रजिस्ट्रेशन लेना है और आपने उन लॉ का कंप्लायंस किया है या नहीं किया है। ये कौन चेक करेगा, कंपनी सेक्रेटरी चेक करेगा। कब, ड्यूरिंग सेक्रेटेरियल ऑडिट अंडर सेक्शन 204, और वो देखेगा कि ये जो लॉ है ये इंडस्ट्री के ऊपर जनरल है या स्पेसिफिक। डिटरमाइन कैसे कर रहे हैं, फाइनेंशियल पैरामीटर या ज्योग्राफिक लोकेशन को देखते हुए। वैसे ही रजिस्ट्रेशन विद अथॉरिटी, जैसे कि आप अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर रहे हैं तो ऐसे में आपके ऊपर SEZ एक्ट 2005 जो है वो भी अप्लीकेबल हो जाएगा। तो वो आपके लिए कैसा लॉ है, वो आपके लिए इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ है। तो एक कंपनी सेक्रेटरी का फर्ज बनता है कि वो चेक करे कि आपने SEZ एक्ट का कंप्लायंस किया है या नहीं किया है। कंपनी का स्टेटस, आप लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड है, प्राइवेट है, पब्लिक है, होल्डिंग है, सब्सिडरी है, आप क्या है, उससे भी फर्क पड़ता है कि कौन सा लॉ आपके ऊपर अप्लीकेबल है, कौन से रेगुलेशंस आपके ऊपर अप्लीकेबल है। जो रेगुलेशन लिस्टेड के ऊपर अप्लीकेबल है वो सभी अनलिस्टेड के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। जो एग्जम्पशन प्राइवेट को मिले हैं वो पब्लिक को नहीं मिले। तो आपका कंपनी का स्टेटस क्या है ये भी डिटरमाइन करता है। ठीक, फिर आया नेक्स्ट, दैट इज बिजनेस सेगमेंट। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे भी अलग अलग तरह के जो लॉस हैं वो आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज एम्प्लॉय कैटेगरी। आपके यहाँ एम्प्लॉयज कैसे हैं, वुमेन अगर हो गए तो आपके केस में फिर अलग लॉ अप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे हम एक लॉ पढ़ते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, वो जो लॉ है वो आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपके यहाँ एम्प्लॉयज काम करते हैं तो ऐसे केस में बहुत सारे लेबर लॉज जो हैं वो आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो एक सेक्रेटेरियल ऑडिट के समय प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का ये फर्ज बनता है कि वो इन बातों को इंश्योर करें कि सारे लॉ का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक, सारे जनरल लॉ, सभी लॉ का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। वापस से याद दिला दूं, चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, अभी तक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं। पहला, सेक्शन 8 कंपनी को क्या क्या एग्जम्पशंस मिलते हैं कंपनी से 2013 में, और सेकंड, सेक्रेटेरियल ऑडिट के दौरान एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कैसे आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा लॉ जनरल है और कौन सा लॉ स्पेसिफिक। आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट और सेग्रीगेट, तीनों का मतलब एक है। ठीक, वेरियस एक्ट एप्लीकेबल टू एन इंडस्ट्री। अब इस चैप्टर का पार्ट बी आप मान लीजिए कि इस चैप्टर के अंदर जो सेकंड डिस्कशन है वो किस बारे में है कि इंडस्ट्री के ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं। इन्होंने हमें कुछ 13-14 इंडस्ट्री के नाम बताए हैं और फिर बोला है कि इन इंडस्ट्री के ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं। इन्होंने काफी रिपीटेशन मचाया हुआ है। देखिए, हमें क्या ध्यान रखना है, हमें इंडस्ट्री का मतलब पता करना है। मेन तो हमें यह पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री का मतलब क्या है। अगर आपको कोई ऐसा बोले बुलियन इंडस्ट्री के ऊपर कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए बुलियन मतलब क्या। कोई आपसे बोले हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या। तो फोकस किस चीज पे रखेंगे, इंडस्ट्री को समझने में, और फिर कोशिश करेंगे कि हर इंडस्ट्री के कम से कम 3-3, 4-4 जो एक्ट्स हैं वो हम याद कर लें। पहली इंडस्ट्री है ट्रेडिंग एंड रिटेल इंडस्ट्री, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसका काम क्या होता है, बल्क में परचेज करना और फिर आगे रिटेल सेल करना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग। और रिटेल मतलब वो इंडस्ट्री जो एंड यूजर को सप्लाई करती है। ठीक, उनके ऊपर कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, बिल्कुल बेसिक से एक्ट हैं, जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट हो गया। ठीक, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया,
ये सारे एक्ट जो है वो अप्लीकेबल हो जाते हैं किसके ऊपर, एक ट्रेडिंग और रिटेल इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक, सेकंड है आईएफएससी और बुलियन एक्सचेंज इंडस्ट्री। आईएफएससी का मतलब क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर मतलब ऐसी जगह जो गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट कर रखी है फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनीज को, वहां पे गवर्नमेंट ने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है एंड गवर्नमेंट इनवाइट्स कि आप वहां पर आइए और अच्छी फाइनेंशियल सर्विस दीजिए, हम आपको काफी सारे एग्जाम्पशंस, काफी सारी छूट जो है वो प्रोवाइड करेंगे कंप्लायंस के रिस्पेक्ट में। वैसे ही बुलियन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, बुलियन का मतलब क्या होता है, बुलियन का मतलब होता है कि आप मेटल्स में ट्रेडिंग करते हैं। बुलियंस को आप ऐसा लूज सेंस में ज्वेलरी का सिनोनिम बोल दीजिए, हमारा काम यहाँ पे चल जाएगा बुलियन को ज्वेलरी का सिनोनिम बोलने से। तो बुलियन मतलब क्या, बुलियन एक्सचेंज का मतलब क्या, एक ऐसी जगह जहां पे मेटल्स की ट्रेडिंग होती हो, और मेटल्स में इन्होंने क्या बोला, गोल्ड और सिल्वर। जैसे जहां पे गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग हो रही है हम उसे हम क्या बोलेंगे कि इट इज अ बुलियन एक्सचेंज। तो बुलियन एक्सचेंज के ऊपर भी कौन कौन से लॉ अप्लीकेबल होते हैं ये हमें कहाँ दिया हुआ है, पेज नंबर 236 के ऊपर। आइए मैं एक बार आपको बुक में से ये पेज नंबर 236 जो है वो रीड भी करवा देता हूं। देखिए ये मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेडिंग और रिटेल इंडस्ट्री के ऊपर कौन कौन से लॉ जो हैं वो अप्लीकेबल होते हैं। देखिए पहला कौन सा बोल दिया उन्होंने, ट्रेडमार्क एक्ट अप्लीकेबल होगा, पेटेंट एक्ट अप्लीकेबल होगा, इंडियन कॉपीराइट एक्ट होगा, लीगल मेट्रोलॉजी होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो है वो अप्लीकेबल हो जाएगा, जीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स अप्लीकेबल हो जाएगा, अगर लेबर्स काम कर रहे हैं तो लेबर वेलफेयर चालू हो जाएगा, अगर वुमेन्स काम करती है तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस जो है वो अप्लीकेबल हो जाएगा। फिर हमने बात करी आईएफएससी और बुलियन एक्सचेंज इंडस्ट्री के ऊपर कौन कौन से लॉ अप्लीकेबल होते हैं। तो देखिए यहां भी क्या दिया है उन्होंने, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी जो है वो आईएफएससी के अंदर होगी, तो ऐसे में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो है वो अप्लीकेबल हो जाएगा, एसईजेड अप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आईएफएससी सेंटर्स जो है वो बने हुए कहाँ पे हैं, वो बने हुए हैं एसईजेड के अंदर, तो एसईजेड एक्ट 2005 जो है वो अप्लीकेबल हो जाएगा। फेमा अप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि पैसा कहाँ से आ रहा है, बाहर से अगर आ रहा है तो ऐसे केस में फेमा अप्लीकेबल हो जाएगा। डिपॉजिटरी एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो है वो अप्लीकेबल हो जाएगा। देखो इन्होंने 11 दिए हैं, क्या हमें 11 याद करने, नहीं, हम कोई से भी 3-4 याद कर लेंगे, बाकी 3-4 हमारे पास जनरल लॉ के नाम हमको याद है, हम 3-4 वो जनरल लॉ नाम लिख देंगे, हमारा काम चल जाएगा। ठीक, फिर थर्ड वन इज, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, एक बार एग्जाम में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, एंटिटी स्पेशलाइज्ड इन प्रोवाइडिंग लोन्स। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो क्या करती है, लोन देती है, किस चीज के लिए, आपके घर को खरीदने के लिए, बाइंग के लिए, घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रेनोवेट करने के लिए या रिपेयर करने के लिए, मतलब घर के डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोन के लिए कौन सी कंपनी होती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर कौन कौन से लॉ अप्लीकेबल हो जाते हैं, देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, तो उसके ऊपर क्या हुआ, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 2000, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 जो है वो अप्लीकेबल हो जाएगा। ये एक्ट पर्टिकुलरली होता है के लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को गवर्न करने के लिए। सेकंड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए डायरेक्शन निकाले हैं गवर्नमेंट ने 2010 में, जैसे हम कंपनी से 2013 के अंदर पढ़ते हैं अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस डायरेक्शंस इशू करती है गवर्नमेंट, वैसे ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए 2010 में गवर्नमेंट ने कुछ डायरेक्शन इशू किए हुए थे। ठीक, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को अपनी असेट लाइबिलिटी किस तरीके से मैनेज करनी है, गाइडलाइन फॉर असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट जो है वो भी कहां पे दिए हुए हैं, ये वाले जो गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइंस भी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को अपनी कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे इंश्योर करना है, उसके लिए हाउसिंग फाइनेंस बैंक ने 2016 में कुछ डायरेक्शंस इशू किए थे, वो डायरेक्शंस भी जो है वो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल हो जाएंगे।
ठीक, ये हमने बात करी किस बारे में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। याद रखिएगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका काम क्या है, लोन देना। किस रिगार्डिंग, हाउस को रेनोवेट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रीडेवलप करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। ठीक, फिर हमने पढ़ा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है ये भी आपको एग्जाम वाले दिन हेलो बोलता हुआ मिले। ठीक है, एनबीएफसी कंपनीज के ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं, चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम पढ़ते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का मतलब क्या होता है। तो देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर सबसे पहले तो हमने क्या बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1934 वो अप्लीकेबल करा दो, क्योंकि पैसे की बात है तो मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, बाहर से काला पैसा सफेद करने की कोशिश कर रहे हो एनबीएफसी के थ्रू, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो है वो अप्लीकेबल हो जाएगा। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जो है वो अप्लीकेबल हो जाएगा। कंपनीज एक्ट 2013 अप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। फिर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आरबीआई ने इशू करे हैं किसके लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए। ठीक, फिर मीडिया एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। मीडिया एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो कहाँ इन्वॉल्व है, क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट। न्यूज़पेपर कंपनी हो गई, सोशल मीडिया चैनल्स हो गए, न्यूज चैनल्स हो गए, ये सब कहाँ कवर हो जाते हैं, मीडिया एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। तो इनके ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हो जाते हैं, सबसे पहला तो हो जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, JIGL के अंदर हम पढ़ते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर। ठीक, तो आरटीआई का जो एक्ट है वो अप्लीकेबल हो जाएगा किसके केस में, मीडिया एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के केस में। सेकंड, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 1997, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसी एक्ट के अंदर बनी हुई है। ठीक, तो ये अप्लीकेबल हो जाएगा। फिर अप्लीकेबल हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये भी हम पढ़ते हैं कहाँ, JIGL के अंदर। ठीक है, फिर सर नेक्स्ट आया न्यूज़पेपर प्रिंट एंड पेजेस एक्ट 1956। आपको न्यूज़पेपर को प्रिंट या उसके पेजेस की जो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है जिसका नाम क्या है, न्यूज़पेपर एक्ट 1956। और फिर एक है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, ये वही एक्ट है जो पिक्चरों को लाइसेंस देता है, ABUA, ये सारे लाइसेंस जो हम देखते हैं पिक्चरों में वो किस एक्ट के अंदर आते हैं, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1934। देखिए, ये इसका जो पार्ट बी है चैप्टर नंबर 12 का, दैट इज नॉट मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग रादर दिस इज ऑफ लर्निंग। यहाँ पे हमें इंडस्ट्री का नाम याद रखना है और उसके अंदर तीन चार जो हैं वो एक्ट के नाम हमको याद रखने हैं। ठीक, फिर आया इन्वायरमेंट लॉ। कौन कौन से इन्वायरमेंट लॉ हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फिर इन्होंने बोला अलग से वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, फिर एयर की बात कर ली, एयर एक्ट 1981, फिर बोला हैजार्डस वेस्ट के लिए कुछ गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं वो, प्लास्टिक को कैसे मैनेज करना है, प्लास्टिक वेस्ट जो होता है उसे किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये सब क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट्स हैं जो आप लोगों को याद होना चाहिए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा। दिस इज समथिंग जो एग्जाम में किसी भी दिन आप लोगों को मिल सकता है। फिर रियल स्टेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका काम क्या है, घर बनाने का काम है, या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री जो बड़े बड़े हम देखते हैं डैम बन रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जैसे मेट्रो का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, इन सब को हम क्या बोलेंगे, इंफ्रा इंडस्ट्री। इनके ऊपर कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, सबसे पहले इस एक्ट का नाम याद रखिएगा, रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, रेरा, रियल स्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, काफी प्रचलित नाम है जो इसी एक्ट के अंदर बनी हुई अथॉरिटी है। ठीक, सेकंड, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर से रिलेटेड एक एक्ट है 1996, फिर है SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, स्टेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। अगर बाहर के राज्य से आपके बिल्डिंग में, आपकी रियल स्टेट इंडस्ट्री में काम करने को आया है तो ऐसे केस में इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 जो है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। देन कम नेक्स्ट फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एप्लीकेबल हो जाएगा। ड्रग प्राइस कंट्रोल, आप किस पैसे पे अपनी दवाई को बेचेंगे उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है जिसका नाम क्या है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। फार्मेसी एक्ट 1948 जो है वो अप्लीकेबल हो जाएगा। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, इस एक्ट को ध्यान रखिएगा, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट क्या होता है, ये एक्ट जो है वो रिलेट करता है किस बारे में, वेट और मेजरमेंट के बारे में ये जो एक्ट है ये बात करता है।
वेट एंड मेजरमेंट के बारे में, कि किसी भी प्रोडक्ट का वेट और मेजरमेंट अगर आपने गलत लिखा है, प्रोडक्ट के ऊपर गलत है और एक्चुअल में गलत है, तो आप किस एक्ट के अंदर आ जाएंगे, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के अंदर। फिर एक पेटेंट एक्ट 1970, यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, ठीक। फिर आया नेक्स्ट, दैट इज बैंकिंग इंडस्ट्री। अगर आपकी कोई बैंक है तो बैंक के केस में कितने लॉ अप्लीकेबल हो जाएंगे। सबसे पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, एक एक्ट का नाम है जिसका नाम क्या है, सरफासी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। देखिए नाम ही कितना बड़ा है, पर याद करना पड़ेगा। दिस इज अ गुड एक्ट जो आपको बैंकिंग इंडस्ट्री के केस में बिल्कुल लिखना ही चाहिए। फोर्थ, पैसे की बात आई तो पीएमएलए कैसे दूर हो सकता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। फिर आया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये एक्ट बात करता है चेक बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, ठीक है। फिर आया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 2010, फेरा नहीं, आई एम सॉरी, एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सचेंज नहीं, माय मिस्टेक, इट इज कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए, एक्चुअली इट इज एफसीआरए 2010। ये भी आप जो आपका पेपर नंबर है 6, दैट इज पेपर नंबर 5, दैट इज ईसीआईपीएल, उसके अंदर आप इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री इज इंश्योरेंस इंडस्ट्री के केस में पहला एक्ट हो गया सर इरडा वाला ही हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, लिमिटेशन एक्ट 1963। फिर आया टेलीकॉम, टेलीकॉम इंडस्ट्री मतलब जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ठीक है। टेलीकॉम के केस में कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, ट्राई एप्लीकेबल हो जाएगा, ट्राई 1997, टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 और आईटी एक्ट 2000। ये तीन मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो आप इसके अंदर बाकी बचे हुए कम से कम 4 से लेके, मतलब कम से कम आप और यहाँ पे 4 जो है वो जनरल लॉ के नाम और लिख के आ जाइएगा, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट हो गया। ये सारे एक्ट भी टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ये 3 कैसे हो गए, स्पेसिफिक, बाकी क्या लिख देंगे, जनरल। फिर आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री के ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं, आईटी एक्ट 2000, एसईजेड एक्ट 2005, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। जनरल के ऊपर आ गए क्योंकि है ही नहीं ज्यादा अच्छे वाले एक्ट। एंड देन कम स्टार्टअप, स्टार्टअप पे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एप्लीकेबल हो जाएगा, कंपटीशन एक्ट 2002, फेमा 1999, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो रहा है। देखिए बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, चैप्टर का नाम है कंप्लायंस ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ। चैप्टर का नाम है कंप्लायंस ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ। एक कंपनी के ऊपर कौन कौन से, एक इंडस्ट्री के ऊपर कौन कौन से लॉ जो है वो अप्लीकेबल हो जाते हैं, इसके बारे में एक्ट बात करता है। हमने बात करी इसके अंदर पहला सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान रखिएगा, सेक्शन 8 कंपनी को क्या क्या एग्जामिशंस मिले हैं कंपनी एक्ट 2013 में। फिर हमने बात करी बिजनेस स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करते हैं, फिर हमने बात करी कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। देन हमने बात करी कि एक सेक्रेटेरियल ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिट के केस में एक कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट करते वक्त कैसे आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा लॉ जनरल है और कौन सा लॉ इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द चैप्टर। फिर हम लोगों ने बात करी कि एक इंडस्ट्री के ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं, तो हमने टोटल मिला के लगभग 13 से 14 इंडस्ट्री के बारे में बात करी। यहाँ पे ध्यान हमें ये रखना है कि इंडस्ट्री का नाम हमें अच्छे से पता हो कि, और मतलब पता हो कि ये इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। मतलब पता होगा तो हमें नाम जो है एक्ट के वो अपने आप याद हो जाएंगे। हर इंडस्ट्री के आप 2-2, 3-3, 4 एक्ट जो हैं, कम से कम 4-4 एक्ट जो हैं वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक याद कर लीजिए। बाकी बहुत सारे जनरल एक्ट है जो आप लोग JIGL और बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, वो जनरल एक्ट्स के नाम भी आप लिखेंगे तो हमारा काम इसके अंदर चल जाएगा, ठीक। अगर कोई डाउट रहता है तो आई एम मोर देन हैप्पी टू सॉल्व दिस डाउट्स। इन केस कुछ रहता है तो आप मुझे बताइएगा। इस चैप्टर को हमने इन डेप्थ रिवाइज किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।